खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बूचड़खानों को लेकर यूपी में सियासत गर्म है। एक तरफ जहां ऑपोजिशन इस फैसले का विरोध कर रहा है, वहीं मीट व्यापारी सरकार के खिलाफ लामबंद हैं। उनका कहना है कि इस धंधे में बने रहना उनके लिए मुश्किल हो गया है और सरकार की नीतियों से उनके बीच खौफ का माहौल है। यूपी में मीट बेचने और परोसने वाली हजारों दुकानें आज बंद हैं। यूपी सरकार ने यह साफ किया है कि एक्शन सिर्फ अवैध यानी इल्लीगल बूचड़खानों के खिलाफ लिया गया है। मीट कारोबारी इंडेफिनिट हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल में मटन और चिकन के बाद मछली कारोबारी भी शामिल हो चुके हैं। नॉनवेज कारोबार से जुड़े तमाम कारोबारियों में इसको लेकर गुस्सा है। अकेले राजधानी लखनऊ की 5000 नॉनवेज दुकानें बंद रहीं। सवाल यह है कि यूपी की हुकूमत की तरजीहात में रोटी से पहले बोटी क्यों है? इस मसले पर करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद से ही ज़बीहा खानों पर योगी हुकूमत का डंडा चलने लगा है। हालात ये हैं कि मीट की सप्लाई बंद होने से छोटी छोटी दुकानें भी बंद हो गई हैं। बीजेपी ने वादा किया था कि जिस दिन यूपी में उसकी हुकूमत कायम होगी, सभी गैर कानूनी ज़बीहा खाने बंद कर दिए जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। अब तक कई ज़बीहा खानों पर हुकूमत का ताला भी लग गया है। होना तो ये चाहिए था कि गैर कानूनी कारोबार को रोकने वाले इस फैसले का इस्तकबाल होता। ये धंधा 17,000 करोड़ का है, तकरीबन 3 लाख लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये लोगों को बेचैन भी कर रहा है। यूपी के काबीनी वजीर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ गैर कानूनी ज़बीहा खानों के खिलाफ की जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि हुकूमत सिर्फ गैर कानूनी नहीं बल्कि लाइसेंस वाले ज़बीहा खानों पर भी कार्रवाई करने पर गौर कर रही है। पहला एक ही लाइन का फैसला है कि अवैध रूप से जो बूचड़खाने चल रहे हैं वो नहीं चलेंगे, और वैध रूप से जो चल रहे हैं उसको रोकने और उसके कारण से जो बेरोजगारी का संकट खड़ा होगा उसके आधार पर रोजगार खड़ा करने, दोनों विषयों को लेकर के सरकार चिंतन कर रही है, समीक्षा कर रहे हैं हम। लेकिन अवैध कोई बूचड़खाना यूपी में नहीं चलेगा। ये जो कार्रवाई है वो अवैध बूचड़खानों के ऊपर ही है। अवैध, जिनके पास लाइसेंस है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। इस कारोबार से जुड़े कई ऐसे दूसरे काम हैं जो पूरी तरह से ज़बीहा खानों पर मुनहसिर हैं। उनसे लाखों लोगों का पेट पलता है। हकीकत ये है कि इस कारोबार से, गोश्त कारोबार से मुसलमान ही नहीं, लाखों दलितों की रोजी रोटी पर भी सवाल खड़ा हो गया है। ज़बीहा खानों और चमड़ा सनात में मुसलमानों के अलावा दलितों की भी एक बड़ी तादाद शामिल है। बताया जाता है कि शोबे में हिंदू और मुसलमान मिलकर काम करते हैं, लेकिन करीब 75% कारोबारी हिंदू हैं। चमड़ा कारोबार 20 लाख से ज्यादा लोगों का कारोबार देता है। उत्तर प्रदेश में ज़बीहा खाने बंद होने से उनसे जुड़े कारोबारी सड़क पर आ गए हैं। मुलाजिमीन अब रियासती हुकूमत से इंसाफ की अपील कर रहे हैं। ये दिक्कतें तो इस कदर हो गई हैं कि अचानक आकर उन्होंने स्लॉटर हाउस को बंद कर दिया, बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी इंटीमेशन के। और उससे जुड़े लोग फिर उसको जो खरीद के पका के बेचते हैं, बिरयानी है, कबाब है, और जो होटल हैं जो खाने के, सब बंद पड़े हुए हैं। और जो वहाँ लेबर तबका काम करता है वो बिल्कुल भुखमरी की कगार पे है। उनके हालात बिल्कुल खराब हैं। महकमे ज़राअत के मुताबिक मुल्क के 75 ज़बीहा खानों में से 38 उत्तर प्रदेश में हैं, जिन्हें मरकजी हुकूमत के एग्रीकल्चर एंड फूड एक्सपोर्ट अथॉरिटी से लाइसेंस मिला है। यूपी में कई गैर कानूनी ज़बीहा खाने भी हैं। ज़बीहा खाना गैर कानूनी है तो उसे बंद करने की मुखालफत करना भी गैर कानूनी होगा। लेकिन हुकूमत को इस बात का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि जिस कारोबार से लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हो, जो लोग बेरोजगार हुए हों, जिनका कारोबार खत्म हुआ हो, उन्हें कोई मुतबादिल भी तो मुहैया कराया जाए, वरना ये कार्रवाई सिर्फ वोट बैंक को खुश करने से ज्यादा और कुछ नहीं मालूम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो यूपी की हुकूमत की प्रायोरिटीज में रोटी से पहले बोटी क्यों, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ
बीजेपी के सीनियर लीडर आनंद साहू साहब मौजूद हैं। अक्कू श्रीवास्तव साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। अतीक साजिद कुरैशी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं दिल्ली स्टेट ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के, और यहां पर मीट कारोबारियों का पक्ष रखने के लिए वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नईम अब्बास साहब सोशल एक्टिविस्ट, इससे पहले आप बीएसपी के का पक्ष रखते हुए तमाम टीवी डिबेट्स में इनको देख चुके हैं। शहजाद पूनावाला साहब कांग्रेस के लीडर, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शुरुआत आनंद साहू साहब मैं आपसे करूंगा, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन मनीष सिंह साहब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनकी भी भूमिका काफी बड़ी है इस डिबेट में। आनंद साहू साहब, शुरुआत आपसे। यूपी सरकार ने ऐसा लग रहा है कि काफी जल्दबाजी में, क्योंकि आपने एक चुनावी वादा किया था, उसको पूरा करने के लिए बहुत जल्दबाजी में आपने इस फैसले पर अमल करने की कोशिश की है, और जिसके चलते हजारों की संख्या में लोगों पर, इस कारोबार से जुड़े हुए लोगों पर बेरोजगारी का संकट आन खड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है, और क्या उस बारे में भी आप सोच रहे हैं? जैसा कि मीट कारोबारी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सीधे जुड़े हुए ऐसे लोग 50,000 हैं। अगर इनडायरेक्टली आप देखिए तो इनकी संख्या लाखों तक पहुंच जाएगी, लेकिन सीधे सीधे 50,000 लोग यूपी में जुड़े हुए हैं जो एकदम से बेरोजगार हो जाएंगे आपके इस फैसले से। उनका क्या होगा? यूपी में अकेले 10 लाख लोगों को गौ पालन के लिए सरकार जो है ऋण देने की योजना, उनको डेयरी से जोड़ने की योजना, कोऑपरेटिव मूवमेंट से जोड़ने की योजना, और इनको 2022 तक हमारे किसानों की आय को दोगुनी करने की योजना केंद्र सरकार ने भी कर रखी है। अब यहाँ 50,000 लोगों की बात आप कह रहे हैं, और यहाँ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में श्री योगी आदित्यनाथ जी का मुख्यमंत्रित्व शपथ लेने के बाद जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। पूरा देश ही नहीं, दुनिया भर में पूरी पूरी प्रशंसा हो रही है। केवल विपक्षों के लोगों और कुछ थोड़े लोग जो जिस प्रकार के हमेशा उनका रहता है विपक्ष की भाषा में बात करने की, वो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, उनकी राजनीति उसी में है। लेकिन वास्तविकता ये है कि गौ पालन बढ़ेगा तो ये मटन और मीट की व्यापार से ज्यादा उनको रोजगार मिलेगा, और खेती किसान। आनंद साहू साहब, लेकिन यहाँ पर मसला ऑपोजिशन का नहीं है। यहाँ पर यूपी के ज्यादातर मीट कारोबारी हड़ताल पर चले गए हैं, दुकानें बंद हो गई हैं, लोगों को अपनी पसंद का मीट खाने को नहीं मिल रहा है। आज हकीकत ये है, और जो मीट कारोबारी हैं या इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनका यह कहना है कि सरकार बनने के बाद एक अजीब खौफ का माहौल पैदा कर दिया गया है। यहां तक कि जो लाइसेंस जिन लोगों के पास है वो भी इस कारोबार से जुड़ा हुआ साजो सामान लाने ले जाने में डर रहे हैं। अब समीर भाई एक बात बताइए, आप देखिए, सवाल सुन लिया कीजिए ना आनंद साहू जी, सवाल सुन लिया कीजिए प्लीज। तो फिर ये डिबेट जो है कभी चल ही नहीं पाएगा। मेरी बात सुन नहीं, सवाल आप सुन लीजिए मेरा। को जो कहने अभी सारे लोग बोलेंगे, आप ही सब बात बोल दोगे। हाँ बताइए बताइए। चलिए ठीक है आनंद साहू साहब, आपने अपना पक्ष रखा, मैं अब दोबारा उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं। नईम अब्बास साहब, दिक्कत क्या हो रही है अगर आप बता पाएं, और दिक्कत क्या पुरानी सरकारों पर भी डालनी चाहिए, क्योंकि ये कारोबार तो फला फूला उसी वजह से ना कि पुरानी सरकारों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। इलीगल स्लॉटर हाउसेस जो थे वो चल रहे थे, और अब नई सरकार उसे रोकने की कोशिश कर रही है। देखिए समीर जी, जो इलीगल स्लॉटर हाउस है, हाँ, उसकी जो भी बात हो रही है वो बिल्कुल ठीक है, वो बंद हो जाने चाहिए। लेकिन कुछ हद तक देखिए, अनीस कुरैशी जी का मैं अभी देख रहा था, अभी एक मुश्किल से 4-5 दिन हुए हापुड़ में, उन्होंने डीएम साहब को अपने पेपर दिखाए पूरे कि मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं और मेरे पास पूरा लाइसेंस है। तो डीएम साहब ने जवाब दिया कि नहीं, मैं आपके पेपर चेक करने नहीं आया हूं, मैं चेक कर रहा हूं, आपको ये देख रहा हूं कि इसमें बदबू की मेरे को शिकायत आ रही है, इसे फिलहाल बंद कर दिया जाए। तो एक तरीके से पूरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है एक समाज के लोगों को, और एक समाज से लोग जुड़ते जुड़ते सर्व समाज के लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मीट सिर्फ मुसलमान ही खा रहा है, सर्व समाज के लोग मीट खा रहे हैं।
और सब लोग इस तरीके से देखे, किसी भी होटल में चले जाइए, किसी भी होटल में, किसी भी उसका होटल हो, सबके अंदर आजकल मटन तो चल ही रहा है, मुर्गा भी चल ही रहा है। ठीक है, जो आपने वैसे बंद कर दिया, लेकिन उस पर क्यों इतना बड़ा प्रभाव? एक लड़का मेरे को आज सुबह फोन कर रहा है कि सर हम लोग तो बिल्कुल बेरोजगार हो गए, बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम कहाँ जाएं? हम तो सिर्फ फिश का, हमारा तो फिश का और उसका ही काम है। जी कह तो रहे हैं पूरी सरकार की योजना है गौ पालन में सबको रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, गौ पालन पहले तैयार तो करें। हाँ। या पहले तैयार करें ही, सबसे पहले सबको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, योजना कोई है नहीं, सिर्फ बोला जा रहा है, सिर्फ मुद्दे हैं और तो कुछ है नहीं। आगे तो बढ़ने दो, पूरा प्रदेश जो है ठीक है यार, हम तो कह रहे हैं बढ़ाइए आप उसको, बढ़ाने के बाद तभी एक्शन में आइए ना। अभी आप बताइए, आप मुर्गा है या फिश है या मटन है, उस पर भी क्यों इतना बड़ी अत्याचार हो रहा है सर? कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं आपकी वजह से? मेरे हिसाब से तो करोड़ों की तादाद में लोग हैं कि करोड़ों की तादाद में लोग अब आगे आने वाले 10-15 दिन में भूखे मरने शुरू हो जाएंगे। उनके लिए तो आप कुछ करें। बेचने से रोका जा रहा है, सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र हो रहा है। ये हो सर, मेरे पास बहुत सारे एविडेंस हैं, मेरे पास बहुत सारे एविडेंस है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, पुलिस के बाद फौरन ही कुछ लोग आ जाते हैं। एक मिनट नईम साहब, आनंद साहू साहब, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो मीट ट्रेडर्स हैं उनका पक्ष रखने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज पूरे यूपी में, इतने पूरे यूपी के मीट कारोबारी इंडेफिनिट स्ट्राइक पर चले गए। ठीक है, इसलिए ये सवाल उठा है। शहजाद पूनावाला, क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नजर आती है इस फैसले में? क्योंकि एक नजर से देखा जाए तो सरकार का फैसला तो सही है ना, इलीगल चीज तो कोई भी चलने की इजाजत कोई भी सरकार नहीं दे सकती, फिर दिक्कत क्यों हो रही है? मैं चाहूंगा कि आनंद साहू साहब बीच में ना बोले। किसी को दिक्कत नहीं है, इलीगल जो हो रहा है उसको बंद कीजिए, पर बड़ा समझ में नहीं आता कि इलीगल दारू जो बिकती है, इलीगल बहुत सारी चीजें जो चलती हैं, दवाइयों का बिजनेस चलता है, इलीगल जो बाकी के ट्रेड चलते हैं जिससे कि लोगों की जान पे आ बनती है। देखो, बीफ खाने से तो कोई मरता नहीं है, इलीगल हो या लीगल हो। दारू और ड्रग्स से तो मरते हैं, उस पे तो इतनी तत्परता और इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? कहाँ से कमीशन आ रहा है? शायद ये इलीगल स्लॉटर हाउस कमीशन देना कर दे तो इनके ऊपर भी थोड़ी सी राहत आ जाए। बहरहाल, दूसरी बात यह है कि ठीक है, आपको रोजगार पैदा करना है, गौ माता की सेवा करने में रोजगार आप पैदा करोगे, तो मुझे एक बात बता दो कि गौ तो हमारी माता है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में भी माता है। आज भाजपा का प्रेस रिलीज आया है, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के जो चुनाव होंगे उसमें हम बता देना चाहते हैं कि यूपी की तरह जो भी काउ स्लॉटर का किया जा रहा है वहां पे, यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ये इनके नागालैंड के बीजेपी चीफ विसालू लोंगू ने हिंदुस्तान टाइम को बोला है। हाँ। गोवा में तो बीफ खुलेआम बिकता है और वहां बाहर से भी आता है। तो ये प्रदेश के हिसाब से, मतलब उत्तर प्रदेश में आपकी माता है और अरुणाचल प्रदेश में माता नहीं है, तो बड़े लोग कंफ्यूज है कि क्या हो रहा है। तीसरी बात आखिर में प्लीज समीर भाई, इसमें 50,000 लोगों का रोजगार, 12,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। हाँ। इसके बाद लेदर इंडस्ट्री में लाखों लोग एम्प्लॉयड हैं। बिल्कुल। और तीसरी ये बात है कि अगर ये बंद होता है, जैसे आज प्रभावित चिकन और मटन भी हुआ है, तो खाने के दाम देखिए, ये तो चिकन से भी ज्यादा दाम की दाल बेच रहे हैं मोदी जी हमें, 200 रुपए की दाल। अब दाल की दाम और बढ़ेगी, वेजिटेबल की दाम और बढ़ेगी, क्योंकि बाकी बंद हो गया है। तो ये मुझे बताए, रोजगार तो अलग है, आम जनता जो दाल और वेजिटेबल खाएगी उसका पैसा मोदी जी के 15 लाख रुपए में से आएगा या कहीं और से आएगा। ठीक है, कुरैशी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिलहाल यूपी सरकार ने जिस तरह सख्ती से इस पूरे मसले को इंप्लीमेंट कराने की कोशिश की गई है, हालांकि सरकार का आदेश बिल्कुल साफ है कि इलीगल स्लॉटर हाउस जितने भी यूपी के अंदर चल रहे हैं सब बंद होंगे। जो लोग लीगली अपना धंधा कर रहे हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या इससे भी दिक्कत हो सकती है क्या? और दिक्कत है तो क्या है? यूपी के अंदर लीगल और इलीगल क्या है, आज तक जितनी गवर्नमेंटें आई वहां बराबर ये कारोबार चल रहा था। हाँ। और लीगलाइज करने के लिए तो इसकी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, म्युनिसिपल पार्टी की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। हाइजेनिक बनाने की जिम्मेदारी उनकी होती है, ना कि किसी भी ट्रेडर्स की या किसी काम करने वाले की जिम्मेदारी होती है। जब वहां पर इलीगल स्लॉटर हाउस है ही नहीं, लीगल स्लॉटर हाउस है ही नहीं, तो वो जानवर जो इसका कारोबार करने वाला है वो कहां करेगा? इस कारोबार को कहां करेगा? कहीं ना कहीं तो करेगा। इससे पहले किसी सरकार ने किसी भी बिरादरी को, जो हमारे जो डेटा है वो ये कहता है कि यूपी में टोटल जो 38 बूचड़ खाने हैं, जो 38 स्लॉटर हाउस हैं, वो लीगल हैं, यानी उनको लाइसेंस मिला है।
और उसमें से 37 यानी 37 जो स्लॉटर हाउस हैं वो बीफ का कारोबार करते हैं। तो 38 को तो मिला है लाइसेंस, बाकी जितने हैं वो सब अवैध हैं, इलीगल। तो उनको क्यों फिर जो 38 जो है उनको क्यों बंद किया जा रहा है, जबकि वहां पता ये चला है कि किसी भी सूरत से वहां तो मीटिंग हुई है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या अधिकारियों को बुला करके कि आप जो लीगल इलीगल स्लॉटर हाउस है उनको तो आपने बंद करना ही करना है, और जो लीगल स्लॉटर हाउस है उनके अंदर भी कमियां निकाल करके उनको भी बंद करना है। अभी मेरे एक दोस्त के पीछे एक गाजियाबाद में दुकान है, वहां पर लोग आ गए, पुलिस आ गई कि जी आप दुकान बंद करो। उन्होंने सारे लाइसेंस दिखाए, सारी अपनी कागजात प्रूफ दिए कि मुझे ये अथॉरिटी से सब एनओसी है, लेकिन ये हम कुछ नहीं देखते, हमें तो सिर्फ ऑर्डर ये कि बंद करना है, और आप कैसे मीट वगैरह कैसे बेच रहे हैं। इस तरीके के हालात यहाँ पर होती चली जा रही है यूपी के अंदर। ठीक है, और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि 50,000 या 1 लाख या 10 लाख की बात आ रही है कि इस कारोबार से मुंसलिक है। मेरा मानना यह है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जैसे अभी साहू साहब ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसको अच्छी तरीके से इसको माना जा रहा है, अच्छा कहा जा रहा है, लेकिन साहू साहब को शायद ये नहीं मालूम कि इससे जुड़े हुए कम से कम 100 करोड़ हिंदुस्तानी जुड़े हुए हैं। इसमें पंडित भी जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण भाई भी जुड़े हुए हैं, दलित भाई भी हमारे जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी एंगल को लेकर के। मैंने क्यों कहा 100 करोड़ को कि 125 करोड़ की जो हिंदुस्तान की आबादी है उसमें से 25 करोड़ को सिर्फ बड़े बड़े शहर जो है उनको निकाल दो। हर शहर के 10 किलोमीटर के बाद में जो मकान है वहां पर आपको भैंस, बकरा, मुर्गा आपको पालने वाला मिल जाएगा। जब तक मुर्गा अंडा देता है तो वो अपने पास में रखते हैं, जब तक भैंस दूध देती है तब तक वो अपने पास में रखते हैं। उसके बाद में वो गरीब किसान, वो गरीब आदमी उसके बाद में उसको छोड़ देता, कहां जाएगा वो? क्या उनके लिए कोई गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने उनके लिए व्यवस्था की है, या उनको इसी तरीके से छोड़ा जाएगा जैसे गाय वगैरह हमारी प्लास्टिक खाती फिर रही है? हमारी गाय के ऊपर वैसे तो ये कहते हैं कि समझ गया मैं आपका पॉइंट, बहुत जायज और वाजिब पॉइंट है। आनंद साहू साहब से इसका मैं जवाब लूंगा, लेकिन मनीष सिंह जी उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये तो ना समझा जाए कि कहीं ना कहीं आपकी सरकार की जो कमियां रही उसकी वजह से आज ये हालात पैदा हो गए हैं कि मीट कारोबारियों को सड़क पर आकर यह कहना पड़ा कि भाई उनका धंधा अब मुश्किल हो जाएगा करना, एक खौफ का माहौल बना हुआ है। क्यों? क्योंकि सरकार तो बस ये कह रही है कि इलीगल स्लॉटर हाउस जो है वो बंद होंगे। तो इतने सारे इलीगल स्लॉटर हाउस यूपी के अंदर पैदा कैसे हो गए, होने कैसे दिए आपने? समीर साहब, थोड़ा सा मैं वक्त आपसे चाहूंगा। जी समीर साहब, देखिए कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नारा दिया था, गौ हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उसी कड़ी में जिस तरह से बिना बताए, देश को बिना जानकारी कराए नोटबंदी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने किया था और ओछी राजनीति में लाभ लेने के बारे में सोचा था, उसी तरह से यह एक उत्तर प्रदेश में मीट बंदी का कारोबार शुरू किया गया है। मैं बहुत ही साफ तौर पे यह कहना चाहता हूं कि मीट बंद करने से इस पर असर कितना पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा विषय यह नहीं है, विषय यह है कि किन लोगों को इसमें परेशान किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, इन लोगों ने कहा है कि जिनके पास लाइसेंस है वो अपना कारोबार कर सकते हैं, फिर यह अपनी जुबान से किस बात से नारा लगाते हैं कि गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। क्या उन मांसों को उस स्लॉटर हाउस में नहीं काटा जाता है जहां पे लाइसेंस है? ये झूठ बोलने का सिर्फ काम करते हैं। मैं आपसे बहुत ही वाजिब बात बताऊं, मेरा छोटा भाई आज के तारीख में केजीएमसी में भर्ती है, डॉक्टर वेद उसका इलाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने छोटे भाई को आपको चिकन खिलाना पड़ेगा, शायद इससे इनके शरीर में कुछ फुर्ती आए। मैं यहीं लखनऊ में एक छोटा सा चौराहा है, मैं वहां पे गया अपने छोटे भाई के लिए चिकन खरीदने। मैं आपसे बताऊं, मैं आश्चर्यचकित था। 2 दिन मैं गया, मेरा छोटा भाई मांग करता रह गया, उसको चिकन में नहीं खिला पाया। मैं हिंदू हूं, मैं क्षत्रिय बिरादरी से आता हूं, लेकिन बहुत ही दुख है, बहुत ही तकलीफ है। ये 5,000, 50,000 और 5 लाख लोगों की बात नहीं है। हम क्या खाना चाहते हैं ये हमारी आत्मा के ऊपर निर्भर करता है, ये आप नहीं तय करेंगे कि मैं क्या खाऊंगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी अलग नीति है, उत्तर प्रदेश की सरकार की अलग नीति है, गोवा की सरकार की अलग नीति है। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि झूठ
और धोखाधड़ी की बुनियाद पर ये जो सरकारें गलत नीतियों पर चलाई जा रही हैं, इसका खामियाजा आने वाले वक्त में इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भगवान को ठगने वाले लोग हैं, ठीक है मनीष जी, आपने अपनी बात कह ली, ठीक है। और देखिएगा अंकुश श्रीवास्तव जी इस पूरे फैसले के पीछे और उसको जिस तरह से इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है, सरकार की क्या मंशा नजर आती है आपको? देखिए, मुझे तो लगता है कि सरकार बहुआयामी एजेंडे पे काम कर रही है। पहला एजेंडा जो उसका है वो जो अपने वोटर हैं उनको किस तरीके से थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ संतुष्ट किया जाए। उनको जो एजेंडा दिया गया था, उनके सामने जो बात की गई थी कि साहब हम अवैध मीट स्लॉटर हाउस जो हैं उनको बंद कराएंगे, और उसी क्रम में उन्होंने काम किया। इसके आप जमीनी अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। एक इसके जमीनी अर्थ है, एक राजनीतिक अर्थ है। राजनीतिक अर्थ ये है कि ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, अपने वोटर को ये बताना चाहते हैं आदित्यनाथ कि हम काम करने वाले लोग हैं, हमको जो कहा था जो हमने वो हम करेंगे। लेकिन इसके पीछे जमीनी चीज जो है वो ये है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में अनगिनत, आपने 35 बताए जो लाइसेंसधारी हैं, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में कम से कम 7,500-8 हजार ऐसे स्लॉटर हाउस छोटे बड़े मिला के काम कर रहे हैं। तो तय है कि अवैध है, ये भी गवर्नमेंट को पता था कि अवैध पर ही पहले काम होगा और उसके बाद एक वो दिक्कत होगी शुरू। लेकिन इसमें भी दो पक्ष हैं। एक आर्थिक पक्ष है, जो बेचारा गरीब आदमी जिन पूर्ववर्ती सरकारों की नालायकी और नाकामियों की वजह से उनको स्ट्रीमलाइन नहीं किया गया, उनको सही धारा मिला के नियम कानून के तहत काम नहीं किया गया और उनको चलाए रखा गया, वो अपने वोट बैंक की वजह से कर रहे थे। इनका वोट बैंक दूसरी कहानी कहता है, इसलिए ये अपने तरीके से चल रहे हैं। लेकिन ये सबका साथ सबका विकास देने वाली सरकार की जिम्मेदारी थी कि अगर ये फैसला लागू कर रहे थे तो इनको सोचना चाहिए था कि इसकी वजह से जो लोग बेरोजगार होंगे, जिन लोगों को कुछ खाने की इच्छा है और वो नहीं मिलेगा, तो क्या किया जाएगा। अब क्या हुआ है इन सब के बाद में उतना बड़ा मामला नहीं जितना बड़ा और बता दिया आपकी सरकार का मूल मंत्र तो यही है ना, सबका साथ सबका विकास। यहाँ पर जो छोटे गरीब कारोबारी हैं वो बेरोजगार भी हो रहे हैं और लोगों को उनकी पसंद का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। आज की डेट में हालात ये हो गए हैं। देखिए अभी श्रीवास्तव जी भी बहुत अच्छा एक बात बोले कि ये जो जिम्मेदारी है लाइसेंस देने की, वो पूर्ववर्ती सरकारों की थी, उनके तमाम विभागों की थी। उन्होंने लाइसेंस नहीं दिया, अवैध तरीके से सरकार को धोखे में रख करके और गैर कानूनी ढंग से स्लॉटर होना, ये सरकार का भी एक तरह से नुकसान है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक अवैध तरीके से स्लॉटर्स का इतना बड़ा माफिया चल रहा था। अगर सरकार अभी इस पे कानूनी कार्रवाई कर रही है, गैर कानूनी ढंग से चलने वाले स्लॉटर्स हाउस को बंद कर रही है, तो इसके सरकार को क्यों आप दोषी मान रहे हैं? सरकार अगर ये जो लोग अवैध तरीके से चला रहे सरकार थे, पर सवाल वो इसलिए उठ पुनः रहा है, आवेदन पर आनंद साहु दे। साहब, अगर सरकार को लगेगा किया ना उन लोगों कि के लिए। एक मिनट आप या तो सर्वे कराते, आप देखिए, आप सर्वे आप कराते, अगर ऐसे बोलेंगे तो मैं आप मीट कभी की नहीं जो दुकानें रुकूंगा। हैं, जो आप बोलते स्लॉटर हाउस हैं, वो रहिए, मैं भी कैसे चल बोलूंगा। रहे हैं? आप मेरी आवाज फिर अगर लीगलाइज करने की गुंजाइश होती तो किया जाता। आप इस प्रकार से बीच में तो ऐसे में बोलेंगे, कम से कम इतने लोग बेरोजगार नहीं होते ना, आप एक आनंद भी साहु बताइए। अभी मैं 5, 7, 10 मिनट सुना सभी का। अरे क्या बेरोजगार हो गए आप बताइए। इतने सारे लोगों को हमने गैर कानूनी ढंग से स्लॉटर हाउस चलाने का हमने ऑर्डर दिया था क्या? हमारी सरकार जो है अगर बंद कर रही है तो आवेदन दे वो फिर से, जिसको जायज समझेगी सरकार, जिसको वैधता मिलेगा उसको फिर से वो चलाने का आदेश मिलेगा, वो अपना आवेदन दे, विधिवत सरकार के पास जाए। दूसरी ओर इन्होंने, हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा था, 1 मिनट सुन लीजिए, लाइसेंस मिलेगा, जरूर मिलेगा।
जहां पर वैधता से के तरीके से नियमता आएंगे, कानून को फॉलो करेंगे, उनको सरकार देगी, मुझे जहां तक उम्मीद है। दूसरी ओर दाल का दाम अभी आधा हो गया है। जब कांग्रेस की सरकार थी और उस समय अभी ये 200 रुपया बोल रहे थे, अभी 100 रुपया के नीचे आ गई है सारे दाल की कीमत। शहजाद पुणे वाला अपना ये बाबा दाल खरीदे नहीं है दुकान में जाकर, मुझे पता है। और दूसरा, ये जिस तरह से कह रहे थे वेजिटेबल इतने महंगे हैं, कितने में मिल रही है? मेरी जवाब सुन लीजिए, वेजिटेबल इतने सस्ते हो गए हैं और अगर कहां से दाल खरीद रहे हो हमें भी बता दो, हम भी खरीदेंगे। आनंद साहू साहब, तरीके से जब वेजिटेबल, आनंद साहू साहब, जो कहिए उसका आधार होना चाहिए, उसका कोई प्रमाण होना चाहिए। आप लोग दालों के दाम किसी के आधे नहीं हुए। बैठा लेते हैं अपोजिशन और एक आदमी बैठा लेते हैं बीजेपी का, और वो बोलता है उस समय 4 लोग और कूद पड़ते हैं। ये ऐसा काम करते हैं ना, इसी मतलब अक्कू श्रीवास्तव भी ऑपोजिशन हो गए आपके लिए, जो मीट कारोबारी यहाँ पर बैठे हुए हैं वो भी ऑपोजिशन हो गए। आनंद साहू साहब, अगर आपको अपनी पार्टी का पक्ष नहीं रखना है तो आप साफ मना कर दीजिए प्लीज, ऐसी बातें मत बोला कीजिए। आप अगर 100 आनंद साहू साहब प्लीज ऐसी बातें मत बोला कीजिए। 2-4 करोड़ को आपके लिए जनता भी विपक्ष है, पत्रकार भी विपक्ष है, हर कोई विपक्ष है क्या? बीजेपी को प्लीज, प्रधानमंत्री मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, जो नारा दिए हैं सबका साथ सबका विकास, उसी कड़ी में क्या बोल रहे हैं अब्बास जी, आप बताइए। अरे काहे बात का सबका साथ, काहे विकास, सबका विकास की बात करते हैं आप लोग। बहुत अन्याय है। आप ऐसा करिए, बंद कर देता हूं, मैं जा रहा हूं। आप आनंद साहू साहब पिछले 5 मिनट से लगातार आप बोल रहे हैं, फिर भी आप अन्याय 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 किए जा रहे हैं। जब से आप आए तब से आप अन्याय की बात कर रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा संयम रखिए, आप इतने सीनियर लीडर हैं, आप इतने सीनियर लीडर हैं, थोड़ा संयम रखिए। आपने बोला, मुझे एक बार बोलने दिया, उसके बाद मैं चुपचाप बैठा था। आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, आप मेरे पिछले डिबेट में भी अभी सुनना भी पार्ट होता है, हिस्सा होता है डिबेट का, आपने टोका टोकी किया और 3-4 डिबेट 4 लोगों को बुलवाया। उसके बाद जब मेरी बारी, आनंद साहू साहब आप हमारे सारे मेहमानों से परमिशन ले लीजिए। साहू जी जवाब दीजिए, आप भाषण कीजिए, हम आपको बोलेंगे नहीं। न्याय की बात मत करिए, जवाब दीजिए। मतलब आप इतना बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि आपने कुछ नहीं बोला। जवाब दे रहा हूं, लेकिन आप मेरी आवाज सुनने के बजाय आप और बीच में टोक देते हैं। नहीं, आप ठीक है, चलिए ठीक है, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, गुस्सा ठंडा कर लीजिए, इतने नाराज मत होइए, इतने नाराज मत होइए। इस शो की रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा किसको कितना बोलने का मौका मिला। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो यूपी सरकार की तरजीहात में रोटी से पहले बोटी क्यों, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष सिंह साहब, विरोध तो लगातार हो रहा है सरकार के इस फैसले का, खासतौर पर मीट कारोबारी जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, स्ट्राइक पर भी हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ तस्वीर का दूसरा पहलू हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ मीट कारोबारियों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि साहब अंधेरगर्दी बहुत थी, बहुत सारे इल्लीगल बुचड़खाने खुल गए थे और जो कोई भी नॉन वेजिटेरियन है उसको इस बात का अधिकार है कि वो अच्छी क्वालिटी का मीट जो है वो खाए, और ये तभी संभव है जब इस पूरे प्रोसेस को लीगलाइज किया जाएगा। तो इसमें एक तरह से लोगों का भला है। ये कवायद आपने शुरू नहीं की, आपने इस बारे में सोचा नहीं, आपको लगता है उस वजह से भी एक बड़ी दिक्कत हुई है? समीर साहब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मीट जो खाना चाहता है, वो जब दुकान पे जाता है खरीदने के लिए तो वो अपनी पसंद की मीट खरीदता है। जिस तरह से कोई भी ग्राहक किसी भी सामान को खरीदने जाता है तो कोशिश करता है कि अच्छी से अच्छी चीजें हम खरीद करके अपने घर में ले जाएं। देखिए, दूसरा सबसे बड़ा जो पहलू है वो ये है कि अगर आपको यही करना था तो पूरे प्रदेश की आवाम से आप कहते, जो लोग मीट के कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं उनसे आपको कहना चाहिए था कि हम 1 महीने का या 2 महीने का आपको मोहलत दे रहे हैं, आप लाइसेंस बनवा लीजिए, तभी मांस का आप कारोबार कर पाएंगे, नहीं अन्यथा उत्तर प्रदेश में आप मांस का कारोबार नहीं कर पाएंगे। मनीष जी, इसका जवाब तो बीजेपी देगी, लेकिन आप तो ये जवाब दीजिए ना कि 5 साल में आपने इस बारे में क्यों नहीं सोचा कुछ? आपके पास तो पूरे 5 साल थे ना। देखिए, आपने क्यों नहीं कोशिश की कि लाइसेंस दिए जाएं और जो अवैध बुचड़खाने हैं वो बंद किए जाएं? हमारे नेता
हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा इस बात की कोशिश की कि प्रदेश कैसे बेहतर बनेगा, प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा। आप एक बात देखिए, ठीक है मनीष जी, ठीक है, ये बातें हम सुन चुके हैं पहले भी। अक्कू श्रीवास्तव जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? अक्कू श्रीवास्तव जी, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। अक्कू जी। नहीं, मैं ये ऐड करना चाह रहा हूं कि मनीष जो अपनी बात कह रहे हैं उसमें एक विरोधाभास है। विरोधाभास इस तरीके का है, ये बात सही है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, एक सामाजिक एस्पेक्ट है, एक आर्थिक एस्पेक्ट है। इसका सामाजिक एस्पेक्ट अगर आप देखेंगे, जिस पर बीजेपी एक उस नब्ज को पकड़ करके आगे बढ़ना चाहती है, वो ये सच बात है कि हर जिले में, हर शहर में सैकड़ों ऐसी दुकानें हैं जो रिहायशी इलाकों के बीच से होकर के जाती हैं और वहां पर हैं। उसमें ऐसी जगह पर जब अवैध स्लॉटर हाउस हैं, उनका जो काम है उसकी वजह से उनको बहुत दुविधा होती है। उनके घरों पर, छतों पर मांस के टुकड़े आ जाते हैं, क्योंकि चील चिड्डे उसे उठा करके डालते हैं। उनके घरों के आसपास से उनको निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बात में इसका एक हल हो सकता था, इसको आपको बंद करना था, बहुत अच्छी बात है। इसमें 2-3 चीजें हैं। एक, इसको बंद कीजिए, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आप उनको मीट कारोबारियों को समय दीजिए, ये भी बहुत जरूरी है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि इस अवैध काम को वैध करने के लिए आपको एक नोटिस जरूर देना चाहिए था, जो नोटिस शायद गवर्नमेंट ने एक पॉपुलिस्ट मेजर की वजह से नहीं दिया। अगर वो देती नोटिस तो शायद इस पर दूसरे पक्ष को कहने का कोई मौका नहीं मिलता, और वो शायद अब आने वाले दिनों में गवर्नमेंट एक फ्रेम करेगी कुछ चीजें, और वो उसे करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं, फ्रेम करना चाहिए कि आप 2, 4, 6, 10 दिन, 15 दिन का एक नोटिस दीजिए उनको, और फिर वो। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी चीज है, जो बड़े जो नियम कानून से चल रहे हैं स्लॉटर हाउस, उसको भी देखना होगा कि कैसे क्या है। और जहां तक बात जो मांस मिल रहा है खाने योग्य है नहीं है, बात शहजाद, तो कुल मिलाकर अगर नोटिस दिया जाता कि भाई 15 दिन है, 20 दिन है, आप या तो सुधर जाइए, ठीक तरीके से सारा काम कर लीजिए, लीगली कर लीजिए, नहीं तो हम आपको बंद करने का ही एक रास्ता होगा, तब क्या स्थिति थोड़ी बेहतर होती, हालात बेहतर होते। बिगड़े हुए कहां है, जो सुधरने की बात है। पहले समझ लो कि लोग सड़क पे इसलिए आए हैं क्योंकि हाथरस में जो लाइसेंस वाली दुकान, वैध दुकानें थी, उनको जलाया गया। और उनको किसने जलाया, क्यों वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, और वैध लोगों को भी तकलीफें होंगी, और कौन तकलीफें करेगा किस पॉलिटिकल एजेंडा के तहत, ये डर भी लोगों के मन में है। दूसरी बात, साहू साहब की हमारी दिल्ली में कई बार सरकारें रही हैं, यहाँ पे लाखों की तादाद में अनऑथराइज्ड घर होते हैं। अनऑथराइज्ड घर के लोगों को तो लात मार के हम बाहर नहीं निकालते, हम उनको टाइम भी देते हैं, रेगुलराइज भी करते हैं, क्योंकि वो आपका वोट बैंक है तो आप उनको टाइम देते हो। क्योंकि आपको लग रहा है कि ये आपका वोट बैंक नहीं है, पर ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि दलित भी आपका वोट बैंक है, मीट खाने वाला भी आपका वोट बैंक है, और जो उसको काट रहा है वो भी आपका वोट बैंक है। पर क्योंकि आपको अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा साधना है, तो आपने बिना वक्त दिए, बिना उसको एक एडजस्टमेंट कराए, मुझे आप बताइए, गाड़ियों, देखो गाड़ी चलाने का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस सबके पास होता है, कितने लोग गाड़ी चलाते हैं? तो आप सबको तो जेल में नहीं डालते ना, सबको तो आप बंद नहीं करते, आप मौका देते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं कि आप लाइसेंस लेके गाड़ी चलाओ। फिर अगर आप लाइसेंस के बिना पकड़े गए, फिर भी पहला मौका मिलता है, फिर दूसरा मौका मिलता है, जेल में तो किसी को नहीं डालते। लेकिन नहीं, अनऑथराइज्ड घर और लाइसेंस के लिए जो किसी खास वोट बैंक से जोड़कर देखना इस पूरी की पूरी मुहिम को, क्या गलत नहीं होगा? नहीं, देखिए गलत तो नहीं होगा, मैं आपको एक बात बताता हूं, लेकिन इसमें जो टारगेट किया जा रहा है वो सिर्फ एक समाज को किया जा रहा है अभी तक। तो आप ये देखिए, जो 32 या 37 जो आप बता रहे हैं, इसमें मैक्सिमम जो है गैर मुस्लिम लोग हैं, जो स्लॉटर हाउस जिनके नाम ये लाइसेंस है। मेरा चैलेंज है कि आप इनको भी बंद कर दीजिए, आप इनको भी बंद करके सब खत्म करिए। और हम तो गुजारिश करेंगे मुसलमान से कि एक बार फिर दाल सब्जी पे आ जाए, और फिर देखते हैं दालों को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से चलाते हैं। दूसरी चीज क्या है, मैं आपको बता रहा हूं समीर जी, कि जो दुकानें चल रही थी, जो 1-2 दिन चली, उन पे भी जो पुलिस तो आती थी, चलो बिल्कुल राइट बनता है पुलिस का, लेकिन उसके बाद जो लोग आते थे मारने और धमकाने कि भाई बंद कर दो, नहीं तो ये कर देंगे और वो कर देंगे, और ऐसा बहुत जगह भी हुआ कि वो दुकानों में आग भी लगा दी गई है। तो उस पे योगी जी और जो है बीजेपी एक्शन ले उन लोगों पे। और ये देखिए, जो एंटी रोमियो जो भी सेल बना है, मैं अभी भी देख रहा, तो मेरे पास बिल्कुल बहुत अच्छा सबूत है। इस मामले में भी सरकार ने आगे आकर ये कहा ना कि भाई जो अति उत्साही ना हो अफसर,
जितना कहा जा रहा है उतना ही काम करें। मैं तो अफसरों की बात ही नहीं कर रहा मैसेज सर। तो साफ देने की कोशिश की जा रही है ना कि जितने लीगल तरीके से जो बूचड़खाने चल रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ कि हकीकत बात है कि वो पुलिस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। हाँ, मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो संस्था को इस तरीके की ऑथराइज दे दिया कि ठीक है आप भी जाके बंद कराओ। ये कहां तक ठीक है? ठीक है आनंद साहू साहब, आनंद साहू साहब, मुझे लगता है इस पर आपको रिएक्ट करना चाहिए कि यहां पर दिक्कत उस लिए भी हो रही है कि एक पूरे सूबे में एक माहौल बन गया है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो इस धंधे के खिलाफ हैं, इसलिए लोग थोड़े से डरे हुए हैं। यहां तक कि जो लोग लीगली अपना काम कर रहे थे उनके मन में भी थोड़ा डर है। ये कैसे निकालेंगे आप? देखिए कोई डर नहीं है। पहले तो अभी सजाद पुणे वाला हमारे भाई कह रहे थे कि ये जो लाइसेंसी लोग हैं वो ज्यादातर गैर मुस्लिम हैं। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि मुस्लिम हमारे जो समाज के लोग हैं वो क्या गैर कानूनी माफिया हैं वो लोग? क्या वो लोगों को ये समाजवादी पार्टी के जो मित्र बोल रहे थे मनीष जी, वो कह रहे थे कि भाई अखिलेश जी सबको काम देना चाहते थे इसलिए कुछ दिए नहीं, लाइसेंस बिना लाइसेंस का खोल दिए। अरे तुमको काम देना था लीगल तरीके से देते। क्या तुम चाहते हो कि माफिया और ये इस तरह का तस्करी और इस तरह का जो स्मगलिंग और इस प्रकार के जो दारू और ड्रग का माफिया नहीं, अब बीफ का माफिया हो गया। वाह साहू साहब, समीर साहब, आपको मैं धन्य देता हूँ कि आप साहब, दारू और ड्रग पर बीफ का माफिया पहली बार सुन रहा हूँ, दारू और ड्रग का माफिया नहीं होता। ठीक है साहू साहब की बात बहुत बड़ी बात। देखिए यही हो गया, फिर यही हो गया। आप अब्बास जी इनकी आवाज बंद करिए, इनकी आवाज बंद करिए। लेट मी कंप्लीट। बोलिए साहू साहब, हम आप ही को सुन रहे हैं। इन्होंने कहा कि अभी नोटिस सिर्फ आप, देना चाहिए। आपकी आवाज सुन पा रहे हैं व्यूअर्स। 10 साल 15 साल आपको इतनी समय मिला, आपने क्यों नोटिस नहीं दे करके अभी तक रेगुलराइज किया? हमारी सरकार क्या आपको लगता है इससे मैसेज जाता, अच्छी मैसेज जाता क्या कि हम उसको सबको दमाद बना के कहते आइए महाराज आप लोगों का स्वागत है, आप लोगों को 3 महीने का 100 दिन का समय दिया जाता है और आप काट लीजिए 100 दिन, उसके बाद तब तक आप रेगुलराइज कर लेंगे आपको। ये हम उसको दमाद बना के बुलाते तो ये मैसेज जाता क्या? आज अगर उनका बंद होगा तो एक मैसेज जा रहा है कि कम से कम गैर कानूनी धंधे इस प्रकार का ही नहीं और भी किसी प्रकार का है वो भी सावधान हो जाए, उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। ये सरकार का साफ मैसेज है। ये कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये तो 2-4 लोग हैं जो चोला पहन के मुस्लिम का तुष्टीकरण करते हैं। ये लोग अभी मुसलमानों का 60 साल में जो दुर्दशा किया है उसको ठीक करेंगे। ये योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये इनको समझ में आना चाहिए। अगर हमारे लोगों को अगर लाइसेंस नहीं मिला तो लाइसेंस देगी हमारी सरकार। अच्छे तरीके से आए, मापदंड को निभाएं, तरीके से अप्लाई करें। पुनः वो अभी अब बंद चलिए ठीक है, सरकार की एक मंशा है कि कड़ाई से फैसले को अमल में लाया जाएगा और वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर होता हुआ नजर आ रहा है। बिना कैबिनेट मीटिंग के फैसले लिए जा रहे हैं और धड़ाधड़ वो इंप्लीमेंट होते हुए भी नजर आ रहे हैं, ये तो कहना पड़ेगा। लेकिन कुरैशी साहब ये बताइए कि जो बात कही जा रही है कि भाई अगर कुछ वक्त मिल जाता तो क्या दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जिस तादाद में इलीगल स्लॉटर हाउस पूरे यूपी में खुल चुके हैं जो हजारों की तादाद में है, लीगल की संख्या सिर्फ 37-38 के आसपास है, तो ऐसे में दिक्कत तो होनी ही थी। अब्बास साहब मैं इस बात को फिर यही कहूंगा कि ये जो भी आगे की सरकार है या पहले सरकार थी, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। हाँ, ये लोग नहीं चाहते कि ये लीगल काम करें, ये लाइसेंस लेना चाहते हैं। लाइसेंस एक बार मिल जाता है तो फिर साल हर साल दोबारा उसको जब रिन्यू कराने के लिए जाते हैं तो फिर उनको लाइसेंस नहीं मिलता। अब इनको भी तो कम से कम ये चाहिए था, क्या सारा यूपी के अंदर सारा काम, हर काम लीगली हो रहा है जी, सिर्फ एक गोश्त का काम ही इलीगल हो रहा था जो इसको 2 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर इतना जबरदस्त तुगलकी फरमान इन्होंने जारी कर दिया। क्या एक यही काम यूपी के अंदर हो रहा था? एक बात लेकिन ये भी कही जाती है कि जो इलीगल स्लॉटर हाउस होते हैं, इलीगल स्लॉटर हाउस जो होते हैं उसमें गलत तरीके का गोश्त भी कई बार सप्लाई किया जाता है और उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा पाती है। ये भी एक मसला है, यानी बकरी का गोश्त किसी और के गोश्त का दे देना, इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो ये तो कंज्यूमर के हक में भी है ना कहीं ना कहीं ये फैसला। कंज्यूमर को बहुत अच्छी तो होना ही चाहिए पूरा प्रोसेस। कंज्यूमर को बहुत अच्छी तरह मालूम है बकरी का गोश्त क्या है, भेड़ का गोश्त क्या है और
भैंस का गोश्त क्या है और मुर्गे का गोश्त क्या है वो खाना जानता है और साल से वो खा रहा है और अच्छा क्या है और बुरा क्या है सब कंज्यूमर को मालूम है। वो एक एक बोटी को छांट कर दुकान से लेता है, अपने सामने तराजू में डलवाता है, साफ भी हो जरा भी गंदा भी होगा तो नहीं लेगा वो। तो अगर इलीगल तो मजबूरी है हमारी, इलीगल हम काम कर रहे हैं, अगर हम काम कर रहे हैं इलीगल तो भाई हमारी मजबूरी है, ये जिम्मेदारी सारी सरकार की होती है। अब ये अगर सरकार आई थी, अगर ये सब लीगलाइज करना चाहती है तो कम से कम कुछ वक्त तो दिया होता। क्या रातों रात इसके ऊपर फिर मैं ये कहूंगा तुगलकी फरमान इन्होंने जारी कर दिया और माफिया का नाम दे दिया। मैं बहुत देर से खामोश बैठा हूं और बर्दाश्त कर रहा हूं साहू साहब की बात को। अब मैं इनसे बहुत मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा कि ये आगे से मीट माफिया का नाम न लें, मीट दुकानदार का नाम ले, मीट दुकानदार को कहें, इज्जत से नाम ले, वरना ये बेइज्जत इस तरीके से ना करें। सुनिए, एक तंज किस पे कस रहे हैं? मीट माफिया कहते हैं तो मीट की कंपनी में डायरेक्टर संगीत सोम है, संगीत सोम को उसने दसियों फैक्ट्री बना बना के बेची है। अकुश श्रीवास्तव जी, ये तोहमत जो है, ये एक जो बड़ा तबका था जो इस धंधे से जुड़ा हुआ है, ये जो तोहमत उसके ऊपर लग गई है अचानक, मालूम है मीट माफिया की, इससे वो कैसे निजात पाएगा? इससे वो कैसे निजात पाएगा? और अब सरकार क्या करे? अब सरकार क्या करे? क्योंकि 38 स्लॉटर हाउस से तो पूरे यूपी का काम चलने वाला नहीं है। स्लॉटर हाउस को नहीं, देखिए सरकार ये लोग लाइसेंस नहीं दे सकते थे जब ये सारे काम। एक मिनट मनीष जी, एक मिनट समीर साहब, देखिए सरकार को जो मैसेज देना था उन्होंने वो दे दिया है, सरकार ने जो मैसेज देना था वो दे दिया। अब सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जितने भी अवैध रूप से चल रहे स्लॉटर हाउस हैं उनको अगर वो लीगल कराना चाहते हैं उनको लीगल कराए, क्योंकि ये समस्या सिर्फ एक ही नहीं है, खाने बेचने वाले की समस्या सिर्फ नहीं है, बेचने वाले जो बेचारे गरीब लोग हैं उनके सामने तो जो दिक्कत आएगी, उसके बाद खाने वालों की समस्या शुरू हो जाएगी, उसके बाद जानवरों की समस्या शुरू हो जाएगी, उसके बाद आसपास के प्रदेशों से समस्या शुरू हो जाएगी। तो इसको किसी ना किसी तरीके से सरकार को लीगल करने के लिए कदम उठाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इसे लीगलाइज कीजिए उसको, और साथ ही साथ अन्य योजनाएं या अन्य जो चीजें चल रही हैं जो अवैध हैं उनकी ओर भी इशारा होगा। ठीक है, जैसे अब खनन का है मामला। ठीक है, आनंद साहब लास्ट रिएक्शन में आपसे चाहूंगा, ये जो बात यहां पर उठी है कि इसको कहीं ना कहीं आपको लीगलाइज करना पड़ेगा, लीगल जामा पहनाना पड़ेगा, तभी दिक्कतें हल होंगी, उसके लिए कोई रोड मैप है? बिल्कुल रोड मैप है। आप देखिए समीर जी, जब सरकार ने बंद किया है तो सरकार इसीलिए बंद किया है कि इलीगल थे, और ये इलीगल चलाने वाले जो अपने जो पिछले गवर्नमेंट थे उनको भी सोचना चाहिए था कि ये लोग इलीगली क्यों चला रहे हैं, इनको नोटिस दिया क्या, किसी प्रकार का इनको समय दिया क्या, कोई वार्निंग दिया क्या? नहीं दिया। सरकार ने जानबूझ करके इनको इलीगल तरीके से चलाया। अब सरकार की जिम्मेदारी आपने कहा कि होनी चाहिए कि इसको लीगलाइज करे, तो सरकार एक जरूर कोई ना कोई रूल्स जो बना है पिछली गवर्नमेंट की उसमें तरीके से उसको और लाने की जरूर योजना बनाई होगी, और ये भी कहा है कि लीगल जो हैं उनको कतई बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन ये लोग इलीगल तरीके से काम करके और सामने सरकार को चुनौती दे रहे हैं, यानी चोरी और सीनाजोरी। आप एक चीज देखिए, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप अगर किसी भी और किसी भी राज्य में जाके भी देखिए, वहां भी चोरी और सीनाजोरी अब ज्यादा नहीं चलने वाला है, और इसीलिए हमारा आनंद साहब में नौकरी मिलेगी। मैं समझ गया आप एक भरोसा दिला रहे हैं कि लीगलाइज किया जाएगा, जो लोग सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मान रहे हैं, वो आवेदन कर सकते हैं सरकार के पास जाकर और उनको लीगलाइज किया जाएगा। ये एक रास्ता है। हालांकि फिलहाल इसका रोड मैप क्या होगा कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन और मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा दिक्कत भी इसी वजह से, इसीलिए मीट कारोबारी इतने नाराज हैं कि वो इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाने का उन्होंने फैसला लिया है। बहरहाल कोशिश यही होनी चाहिए कि जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाया जाए और एक जो डर का माहौल पैदा हो रहा है इस नियम के इंप्लीमेंटेशन में, इसको दूर किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद साहू साहब हमारे साथ बातचीत में शामिल होने के लिए। अकुश श्रीवास्तव जी, नईम अब्बास साहब, मनीष जी, कुरैशी साहब, शहजाद पूनावाला, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।